थेरेपीज के अंदर। एक होते हैं आपके लोकल एनेस्थेटिक्स और एक होते हैं आपके जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, आज जिस चीज़ के ऊपर हमने थोड़ी सी बात करनी है वो है जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि एनेस्थीसिया होता क्या है, बल्कि अगर स्पेसिफिकली पूछें तो जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर आपको अनकॉन्शियसनेस मिलती है। ठीक है, बंदा बिल्कुल बेहोश होता है। एनाल्जीसिया होता है उसको उसको पेन नहीं उसको फील होती। ठीक है, एमनीजिया, उसको इवेंट्स याद नहीं रहते जो एनेस्थीसिया की स्टेट के दौरान उसके साथ होते हैं। स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, देयर इज नो एक्टिव कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड देयर इज अ लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस, एनाल्जीसिया, एमनीजिया, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो आप उसको जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। ठीक है, बंदा बेहोश है, ना उसको कुछ पता चल रहा है, ना उसको कोई दर्द हो रही है, ना कोई और उसको इशू आ रहा है। एनेस्थीसिया की यार 4 स्टेजेस होती हैं, चीज़ याद रखना। ठीक है, नंबर 1 इज एनाल्जीसिया। तुम लोगों में से अगर किसी ने जो है, चलो उसको ऊपर बाद में आते हैं। एनाल्जीसिया पहली स्टेज है। इसके अंदर ये होता है कि देयर इज अ डिक्रीज्ड सेंसेशन या देयर इज अ डिक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ पेन। ठीक है, आपको दर्द जो होती है या आपको चीज़ें जो फील होती है ना फिजिकल, वो आपको कम होनी शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात इसके अंदर जो है वो एमनीसिया भी आ जाता है। ठीक है, और बंदा जो होता है ना वो थोड़ा सा मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो इतना अवेयर नहीं होता, उसको जैसे नींद सी आ रही होती है, उसकी कॉन्शियसनेस कम हो रही होती है। सेकेंड फेज इज डिसइनहिबिशन। ठीक है, इसके अंदर द पर्सन में गो इनटू डिलीरियम। डिलीरियम एक स्टेट होती है, ठीक है, ऑफ इसके अंदर वो एक ख्याली दुनिया जिसको आप कहते हो। ठीक है, वो चीज़ होती है। इसके अंदर फिर एमनीजिया आना शुरू हो जाता है। जैसे बंदे ने डिसइनहिबिशन बेसिकली कि आपको किसी, पंजाबी में कहते हैं ना, कोई लत्थी चढ़ी नहीं रहती किसी को। ठीक है, उसको नहीं पता होता कि उसने क्या बात करनी है, क्या उसने कहना है, उसकी बिल्कुल उसकी जो इनहिबिटरी मैकेनिज्म्स होते हैं ना उसके थॉट के ऊपर, ठीक है, स्पीच के ऊपर, वो उसके बिल्कुल जो होते हैं वो ख़त्म हुए पड़े होते हैं। और ही मे बी एक्साइटेड। ठीक है, वो अजीब व गरीब तरीके से रिएक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा या रोने लग जाएगा। कभी टाइम मिला ना यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखना, जो लोग एनेस्थीसिया से रिकवर हो रहे होते हैं ना उनकी वीडियोस देखना, उसमें ये डिसइनहिबिशन वाली जो स्टेट है ना बड़ी क्लियर आपको नजर आती है। ठीक है, एमनीजिया भी होता है इसके अंदर, और द रिफ्लेक्सेस आर एनहांस्ड, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शार्प रिफ्लेक्सेस आपको उसके मिलेंगे आपको। ठीक है, और साथ ही साथ जो है उसकी रेस्पिरेशन इज ऑल्सो इरेगुलर। द थर्ड स्टेज इज द सर्जिकल एनेस्थीसिया। ठीक है, सर्जिकल इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज द स्टेट दैट इज अचीव्ड टू परफॉर्म द सर्जरी, कोई भी उसकी हो। ठीक है, तो मरीज कम्प्लीटली अनकॉन्शियस होता है, उसके रिफ्लेक्सेस बिल्कुल पेन वाले डेड हो जाते हैं, रेस्पिरेशन बड़ी सुकून वाली हो जाती है, और उसका ब्लड प्रेशर जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट 3 स्टेजेस है ना, एनाल्जीसिया, डिसइनहिबिशन एंड द थर्ड इज सर्जिकल एनेस्थीसिया। ठीक है, ये 1 2 3 करके आती हैं। You start from analgesia, you go into disinhibition and ultimately सर्जिकल एनेस्थीसिया में चले जाते हैं। आप लोगों में से अगर किसी को इत्तेफाक हुआ हो कोई अपेंडिक्स निकलवाने का या कोई भी ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर करवाने का जो उसने जनरल एनेस्थीसिया में करवाया होगा, तो आपको ये वो अक्सर ये याद होगा कि उन्होंने आपके मुंह के ऊपर कोई ऑक्सीजन मास्क टाइप चीज़ रखी होगी और उन्होंने आपसे कहा होगा कि जी 10 तक गिने या अपना नाम बताएं या अपने बारे में बताएं। तो बाय द टाइम आप 10 तो बहुत दूर है, 3 या 4 पर जाते हो, आप सो जाते हो। ठीक है, सोने के बाद आप जिस जगह पर पहुंचते हो ना, दैट इज बेसिकली सर्जिकल एनेस्थीसिया। द फोर्थ इज मेडुलरी डिप्रेशन। ठीक है, दिस मेडुलरी परटेन्स टू द मेडुला ऑफ द ब्रेन। ठीक है, मेडुला आपके रेस्पिरेटरी फंक्शंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अंदर द पेशेंट डेवलप्स रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन। ठीक है, यानी कि आपके जो लंग्स होते हैं वो उनका कंट्रोल ब्रेन का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपका जो हार्ट बीट करना होता है उसका कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये दोनों चीज़ें आप फिर ऑटोमेटिकली आप बाहर से मशीन के थ्रू जो होता है आप उनको कंट्रोल करते हो। रेस्पिरेटरी रेट भी आप कंट्रोल करते हो और आप हार्ट जो बीट कर रहे हैं जिस रेट के ऊपर उसको भी आप कंट्रोल कर रहे हो। इसीलिए उसको मैकेनिकल, जिसको हम वेंटिलेटर का नाम भी देते हैं आम जुबान में, या फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, इसीलिए वो अगर कभी इत्तेफाक हुआ हो आप लोगों को ऑपरेशन थिएटर में जाने का,
तो जो एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर साहब होते हैं वो यही काम कर रहे होते हैं। ही इज़ मेकिंग श्योर कि जो बंदा है वो प्रॉपरली ब्रीथ कर रहा है, तो उसको जो मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए वो कितनी चाहिए, उसने कम ये करनी है, ज़्यादा करनी है, उसने अगर कोई उसको ड्रग के थ्रू उसको इंड्यूस करना है एनेस्थीसिया, तो वो उसको कितना देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है। ठीक है, सर्जरी में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि जी पेशेंट लाइट हो रहा है। तो पेशेंट लाइट होना होता है ना, वो ये हो रहा होता है कि ड्यूरिंग द सर्जरी जो एनेस्थीसिया दिया जा रहा होता है उसका असर जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट के जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं, वो थोड़ा सा वापस अपने रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो शो करने शुरू करते हैं। तो उस केस में फिर एनेस्थीसिया वाले वापस जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है ड्रग की या मैकेनिकल वेंटिलेटरी सपोर्ट की, उसको फिर ऑल्टर करके पेशेंट को वापस एनेस्थीसिया में इंड्यूस करते हैं। ये नहीं होता ये जो फिल्मों में, टीवी में, ड्रामों में, खबरों में दिखाते हैं ना कि मरीज ऑपरेशन के दौरान उठ के बैठ गया, ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, एनेस्थीसिया की थोड़ी सी जो उसके ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़रा कम हो जाती है, जिसको आपका डॉक्टर जो होता है, एनेस्थेटिस्ट जिसको कहते हैं, वो उसको वापस चेक करता है। अगर आप जनरल एनेस्थीसिया की बात करो तो दिस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, देयर आर इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स एंड देयर आर इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। ठीक है, इनहेल्ड जो एनेस्थेटिक्स हैं उसके अंदर नेचुरली गैशियस एनेस्थेटिक्स आएंगे। ठीक है, गैशियस के अंदर जो सबसे बड़ी टाइप है दैट्स नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इनहेल्ड जो दूसरे वाले होते हैं उसमें दे आर वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल मीन्स के वो जल्दी से और बगैर किसी टेम्परेचर के ज़्यादा इंक्रीज किए हुए रूम टेम्परेचर पर भी वो लिक्विड से गैशियस स्टेट में चला जाता है, फ्यूम्स की शक्ल में आ जाता है, और फिर वो फ्यूम्स इनहेल किए जाते हैं। दिस इज हाउ इट प्रोड्यूसेस एनेस्थीसिया। ठीक है, इनहेल्ड के अंदर आपके नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोथेन, ये दो बहुत अहम एनेस्थेटिक्स हैं आपके। ठीक है, इंट्रावीनस जो एनेस्थेटिक्स होते हैं उसके अंदर आपके बार्बिचुरेट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कि हम सीएनएस के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसमें थियोपेंटाल दिया जाता है। केटामीन, दैट इज अ डिसोसिएटिव इंट्रावीनस एनेस्थेटिक। केटामीन का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, बेंजोडाइजेपीन्स दी जाती हैं। ठीक है, ओपियोइड्स दिए जाते हैं, और मिसलिनियस ड्रग्स के अंदर आपके इटोमिडेट, प्रोपोफोल वगैरह ये जो होते हैं ये दिए जाते हैं। ये इंट्रावीनस लिक्विड फॉर्म में होते हैं जो कि आप पेशेंट को इंजेक्ट करते हो, ये आप पेशेंट को सुंगाते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो देना पड़ता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने भी कहा कि इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स फॉर एनेस्थीसिया दैट मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, आपने हर जगह पर जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना, आपने हर जगह पर लोकल एनेस्थीसिया नहीं देना। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो। आपने जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना है, कोई अगर आपने थेरेप्यूटिक सर्जरी करनी है, कोई एम्पुटेशन करनी है, आपने कोई आपने विसरा रिमूव करना है, उसके लिए एनेस्थीसिया ऑल टाइप का होगा। ठीक है, अगर आपने कोई लोकल कोई आपने बॉयल एक्सरसाइज करना है या आपने कोई कंपैरेटिवली छोटी सर्जरी करनी है, उसके लिए और एनेस्थीसिया होगा। याद रखिएगा माइनर प्रोसीजर्स के लिए, ठीक है, conscious sedation techniques that combine intravenous agents with local anesthetics are often used। ठीक है, यानी कि आप पेशेंट को थोड़ा सा आप डल कर देते हैं, ही इज़ नॉट दैट एक्टिव। ठीक है, थोड़ा वो गनूदी सी में होता है, उसके अंदर आप ज़्यादातर आईवी और आप जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर एक्ट करते हैं वो आप देते हैं। जो एक्सटेंसिव सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे आपने खुदा न खास्ता कोई अगर किसी का बाईपास सर्जरी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप जो है वो इंट्रावीनस ड्रग्स देते हैं जिससे पहले एनेस्थीसिया स्टार्ट हो जाए, और फिर उस एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए आप इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। साथ ही साथ आप न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो होते हैं वो देते हो, जिसमें आपके ट्यूबोकुरारीन वगैरह आ जाते हैं। दे हेल्प टू रिलैक्स द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि माइनर प्रोसीजर्स के अंदर आपने क्या देना है, तो उसके अंदर आपने सिंपली आईवी और आपने लोकल एनेस्थेटिक्स। और जो एक्सटेंसिव आपके प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर याद रखिएगा लोकल भी, सॉरी, इनहेल्ड भी दोगे, इंट्रावीनस भी दोगे। ठीक है, और कुछ केसेस में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स भी दोगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब वेरी करता है, आपके जितने भी जनरल एनेस्थेटिक्स हैं उन सबका डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। Usually, most of them, rather all of them, they are CNS depressants। ठीक है, ये क्या करते हैं, increase the threshold for firing of CNS neurons। इस लाइन का मतलब ये है कि ये आपके जो
इम्पल्स है आपकी, ठीक है, उसको ज़्यादा इम्पल्सेस जब होंगी तो वो आगे आपका न्यूरॉन जो है वो मज़ीद आगे उसको इम्पल्स को कैरी करेगा, ठीक है। छोटे मोटे इम्पल्सेस के लिए जब इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ले लो कि एक बंदा जिसको एनेस्थीसिया दिया गया है, ठीक है, वो जनरल एनेस्थीसिया की स्टेट में है, तो आप उसको पिन चबोते जाते हो, वो एक छोटी इम्पल्स है, बार बार चबोते जाते हो, वो छोटी इम्पल्सेस हैं, वो उतनी पिन चबोने से नहीं उठेगा वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टिमुलस है फायरिंग का, सीएनएस की न्यूरॉन्स की फायरिंग का, वो इंक्रीज हो गया हुआ। मोस्टली इसके अंदर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, इट इज बेसिकली ऑन द आयन चैनल्स, ठीक है। आपके जो एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं वो आपके जो ब्रेन के अंदर आपके लिपिड प्रोटीन बाइलेयर मेम्ब्रेन्स है, उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो आयन चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो आपका मैकेनिज्म सारा होता है जो आपका इसके अंदर काम आता है आपका, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड केटामीन की हमने बात स्पेसिफिकली की, ठीक है, इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इतना क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि इट possibly acts via antagonism of the action of the excitatory neuromuscular glutamic acid on the N-methyl dispartate NMDA receptor। इस लाइन को रट लो, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामिक एसिड का जो एंटागनिज्म होता है ऑन एन मिथाइल डेस्पार्टेट या एनएमडीए रिसेप्टर्स, ठीक है। ज्यादातर जो आपके इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स होते हैं दे आल्सो इनहिबिट निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स की। इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में याद रखिएगा कि ज़्यादातर जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड इस्तेमाल होती है, ठीक है, जिसमें आपकी हेलोथेन, डेस्फ्लोरेन, एनफ्लोरेन, ये तमाम आपके प्रोटोटाइप्स हैं। इसमें ज़्यादा आपका जो सामना होगा वो हेलोथेन के साथ होगा, ठीक है। ये बतौर गैस जो है वो इस्तेमाल होती है और पेशेंट को इनहेल करवाई जाती है, ठीक है, जिससे एनेस्थीसिया इंड्यूस होता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा इनकी ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर होगा या जितना ज़्यादा इनकी टेंशन होगी ब्लड के अंदर, ठीक है, उतनी ज़्यादा इनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी आपके ब्लड के अंदर, ठीक हो गया। इस पॉइंट को आगे चल के हम मज़ीद एलैबोरेट करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि पार्शियल प्रेशर या टेंशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड या हेलोथेन या डेस्फ्लोरेन, ठीक है, ये जितना ज़्यादा ब्लड में होगा उतनी ज़्यादा आपकी कॉन्सेंट्रेशन होगी इसके ब्लड के अंदर। कि बहुत सारे इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स जो होते हैं दे कॉज निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन इनहिबिशन, ठीक है। ये वही एसिटाइलकोलिन है जो आपके साइनेप्सिस के ऊपर पड़ी हुई थी, ठीक है। अच्छा, दिस इज अ वेरी बेसिक डायग्राम ऑफ जस्ट टू गिव यू पीपल सम कॉन्सेप्ट के एनेस्थेटिक करता क्या है। ये मैंने ली है लिपिनकॉर्ड से। इतना हिस्सा जो है इस डायग्राम का ए वाला, इसके अंदर एक नॉर्मल हमने पोर्शन उठा लिया सीएनएस का, ब्रेन का चलो उठा लिया हमने, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक हो गया। इसके अंदर ये क्लोराइड चैनल है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या हो रहा है कि क्लोराइड चैनल जो है उसने डेफिनेटली क्लोराइड जो है वो सेल के अंदर मूव करवानी है ताकि जो स्टेट ऑफ हाइपर पोलराइजेशन है वो अचीव हो सके। हाइपर पोलराइजेशन होगी तो आपका सीएनएस जो है वो आपका एनेस्थेटाइज होगा, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ द गाबा, ठीक है, उससे क्या होता है क्लोराइड चैनल खुलता है, दैट लीड्स टू अल्टीमेटली हाइपरपोलराइजेशन। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव चार्जेस उसके बाहर और नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। अब आपने जब इनहेल्ड एनेस्थेटिक दे दिया आपने, तो इनहेल्ड एनेस्थेटिक में याद रखिएगा कि गाबा की जो क्लोराइड चैनल के साथ बाइंडिंग है ना, ठीक है, इट गेट्स इनहांस्ड और ये एक किस्म का समझ लो कि जरूरत से ज्यादा ही उसके साथ चिमड़ जाता है। अब उससे क्या होता है कि जब ये गाबा इसके साथ आकर अटैच होगा तो क्लोराइड का जो इनफ्लक्स हो रहा है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो आपका सीएनएस है वो आपका हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट में ही मुसलसल रहेगा। जब हाइपर पोलराइजेशन की जो मुसलसल स्टेज है वो रहती है तो फिर आपके कोई भी आयनिक चेंज नहीं आता सेल के अंदर, और सेल जो होता है वो नेक्स्ट इम्पल्स के लिए या नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए सेल रेडी नहीं होता। तो सेल एक किस्म का जिसको कहते हैं ना कि हेल्ड हो जाता है आपका, या सेल जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर डीपोलराइजेशन का जो अमल है वो नहीं हो सकता।
सीएनएस में एक चीज याद रखें, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि पहले सेल जो होता है या पहले जो नर्वस पोटेंशियल होता है वो एक रेस्टिंग स्टेट के ऊपर होता है, ठीक है। उसमें आयनिक चैनल्स ओपन होते हैं। आयनिक चैनल्स के ओपन होने से सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि सेल आपका डीपोलराइजेशन की शक्ल में, डीपोलराइजेशन की स्टेट में चला जाता है, ठीक है, जिसमें आयनिक इम्बैलेंस की वजह से सेल के अंदर और बाहर जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये डीपोलराइजेशन जब अपनी पीक पर पहुंचती है तो उसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन के बाद एक नॉर्मल सीएनएस सेल या एक नॉर्मल उसके अंदर सिस्टम के अंदर उसको अल्टीमेटली जो है वो रीपोलराइज होना होता है, ठीक है, और वो फाइनली दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर चली जाती है, ठीक है। अगर वो सेल या वो सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम जो है, अगर वो हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट में ही रहे सारा वक्त, तो वो अपना जो नॉर्मल काम है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, अब चाहे वो इम्पल्स ट्रांसफर करना है या कुछ भी है वो, ठीक है। इसीलिए आपके यहाँ जो एनेस्थेटिक है वो भी क्लोराइड चैनल को इतना ज्यादा ओपन करवा देता है कि मैसिव आपका क्लोराइड इन्फ्लक्स होता है, जिससे सेल मुसलसल हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट में रहता है, फिर वो कोई मजीद आगे इम्पल्स पास करने के काबिल नहीं रहता, ठीक है। अब आ जाते हैं इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर। आप लोगों में से जिन लोगों का इत्तेफाक हुआ हो किसी भी हॉस्पिटल में जाने का या किसी थिएटर में जाने का, तो आप लोगों ने ये इस तरह की एक मशीन वहां ऑपरेशन थिएटर के अंदर अक्सर देखी होगी, ठीक है। इसको हम एनेस्थीसिया गैस मशीन देते हैं। इसका काम होता है एक मिक्सचर बनाना आपकी जो एनेस्थेटिक गैसेस हैं उनका, और आपके पेशेंट को उस हिसाब से ये मशीन जो होती है वो गैसेस उसकी जो ब्रीथ इन कर रहा होता है उसके अंदर ये रेगुलेट करती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग ये देखो, ये तीन इसके होते हैं, यहाँ पर गैसेस होती हैं, तीनों मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जिसमें से एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है, एक एनाल्जेसिया कॉज करवाता है, एक अनकॉन्शियसनेस कॉज करवाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ही एक मॉनिटर लगा होता है जिसमें पेशेंट के तमाम वाइटल्स आ रहे होते हैं, उसका हार्ट रेट, उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है, वो सारा आप इस मशीन के थ्रू कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में हमने पहले भी कहा था कि ज़्यादातर जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल होता है इसमें। इसके अलावा हेलोथेन, डेस्फ्लोरेन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, ये तमाम प्रोटोटाइप्स हैं जो कि एनेस्थेटिक गैसेस हैं या इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स हैं, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा इनका पार्शियल प्रेशर होगा या जितनी ज़्यादा इनकी टेंशन होगी इनहेल्ड एयर के अंदर, उतनी ही ज़्यादा इनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके अंदर। अब एनेस्थीसिया इंडक्शन क्या होती है? एनेस्थीसिया इंडक्शन इज बेसिकली एनेस्थीसिया देना, सक्सेसफुली एनेस्थेटाइज कर देना किसी को, ठीक है। एनेस्थीसिया इंडक्शन या एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट आता है वो उसकी किस स्पीड से होता है, तेज होता है, आहिस्ता होता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है 5 फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। जिसमें सबसे पहला फैक्टर है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ द इनहेल्ड एनेस्थेटिक। याद रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी ज्यादा कोई एनेस्थेटिक गैस या इनहेल्ड एनेस्थेटिक सॉल्युबल होगा उतना ही कम उसकी स्पीड ऑफ एनेस्थीसिया इंडक्शन होगी उसकी। ये एक डायग्राम आपके कैज़न के अंदर बनी हुई है, ठीक है। ये 4 कंपार्टमेंट्स हैं, ये एयरवे, एल्वुलाई, ब्लड और ब्रेन। उसी तरह इसमें भी नीचे एयरवे, एल्वुलाई, ब्लड और ब्रेन। ये जो आपका है एक स्कीमेटिक डायग्राम कह लो या एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम कह लो कि नाइट्रस ऑक्साइड के लिए है, और ये जो है ये हेलोथेन के लिए, ठीक है। ये दोनों रिस्पेक्टिव इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स हैं और इन दोनों का काम होता है एनेस्थीसिया की स्टेट अचीव करवाना थ्रू इनहेलेशन। अब आप लोग अगर एक चीज इसमें गौर से देखो तो ये है कि ये एयरवे और एल्वुलाई का जो कंपार्टमेंट है, ये आप समझ लो कि हम लंग्स में बैठे हुए हैं इस वक्त, ठीक है। लंग्स के अंदर एक एल्वुलस के अंदर बैठे हैं, ठीक है। और वहां पर उसको उसका स्ट्रक्चर जेन में लेकर आओ कि उस एल्वुलस के अंदर हवा भी आ रही है, उस एल्वुलस के बाहर अल्लाह ने कैपिलरीज भी लगाई हुई हैं, ठीक है। और कैपिलरीज जो होती हैं वो जाकर मेन सर्कुलेशन के साथ ज्वाइन की होती हैं और यही सर्कुलेशन ब्रेन के अंदर भी जानी है, ठीक है। तो ये एक उसकी एक स्कीमेटिक छोटी सी डायग्राम है उसकी। ये आपके एल्वुलाई हैं, ठीक है। ये कंपार्टमेंट देखो, जो हेलोथेन का कंपार्टमेंट है ब्लड का, ये जरा ज्यादा बड़ा है,
इसकी निस्बत, बल्कि ज़्यादा क्या, इसकी निस्बत ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और ब्रेन का दोनों का जो है वो एक ही जितना है, ठीक हो गया। जितना ज़्यादा आपका ये ब्लड वाला कंपार्टमेंट जो है वो बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा गैस आपकी जो है वो सॉल्युबल होगी आपके ब्लड के अंदर, और उतना ही कम उसकी स्पीड होगी एनेस्थीसिया कॉज करवाने की। याद रखें, ये एल्वुलाई में गैस आई है, ठीक है, इसने ब्लड में जाना है गैस ने, और अल्टीमेटली ये जो ब्लड है इस गैस वाला ये जाएगा ब्रेन में, और वहां जाकर ये एनेस्थीसिया कॉज करेगा, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का ये ब्लड वाला कॉलम जो है ये थोड़ा छोटा है, ठीक है, इसीलिए ये जल्दी एनेस्थीसिया जो है वो इंड्यूस करवा देती है। इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी है ब्लड के अंदर, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ब्लड के अंदर, इसीलिए ये कम आपके ब्रेन के अंदर जाती है और कम इसकी स्पीड होती है एनेस्थीसिया इंड्यूस करवाने की, ठीक है। ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एज इट इज SCQ भी आ जाता होता है, इसलिए इसको बहुत गौर से समझ लो। सॉल्युबिलिटी यानी कि गैस जितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी ब्लड के अंदर, उतनी ही कम एनेस्थीसिया इंडक्शन की स्पीड होगी, नंबर एक। नंबर दो, इंस्पायर्ड जो आप गैस अंदर ले रहे हो या जो ब्रीद इन कर रहे हो, इंस्पायर्ड गैस पार्शियल प्रेशर, जितना किसी इंस्पायर्ड गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ एनेस्थीसिया इंडक्शन होगी उसकी, ठीक है। सिमिलरली आपका जो वेंटिलेशन रेट है, या जिस रेट से आप सांस ले रहे हो, 14 मिनट है, 15 मिनट, 15 पर मिनट है, 14 पर मिनट है, 16 पर मिनट है, ये जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना जल्दी आपका एनेस्थीसिया जो है वो इंड्यूस होगा। और ये पीछे जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसके अंदर ये आप ये गुब्बारा सा देख रहे हो इसके साथ जो लगा हुआ है, ठीक है, इसके थ्रू हम वेंटिलेटरी रेट जो होता है उसको मैन्युअली थोड़ा सा हम तेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इनिशियली जो है वो जल्दी एनेस्थीसिया इंड्यूस हो जाए। पल्मनरी ब्लड फ्लो, एक और चीज याद रखिएगा, अगर आपकी पल्मनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज करवा दी जाए तो स्पीड ऑफ एनेस्थीसिया इंडक्शन डिक्रीज हो जाती है। क्यों? अभी हमने पीछे बात की सॉल्युबिलिटी की, इसी डायग्राम से याद रखिएगा कि पल्मनरी ब्लड फ्लो, ये समझ लें कि ये ब्लड का यहाँ पे कंपार्टमेंट बड़ा है, तो इसीलिए इसकी जो स्पीड ऑफ एनेस्थीसिया इंडक्शन है वो लो है कंपेयर टू नाइट्रस ऑक्साइड। आर्टीरियो वीनस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, इसके अंदर भी आप, दिस इज बेसिकली अ रेशो, और इसकी आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर कि आर्टीरियो वीनस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज another factor that depends that influences the speed of anesthesia induction, ठीक है। अब आपने एनेस्थेटिक दे दिया, आपने इनहेल्ड एनेस्थेटिक दे दिया, अब बॉडी ने उसको किसी तरीके से उसको एलिमिनेट भी करवाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपके इनहेल्ड एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जब ये ब्रेन में चले जाते हैं और जाकर एनेस्थीसिया ये कॉज कर देते हैं, अब उसके बाद बॉडी ने नेचुरली इनको बाहर भी निकालना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो ये वापस ब्रेन से ब्लड में आएंगे, ब्लड के थ्रू ये होते हुए लंग्स में आएंगे, और लंग्स के थ्रू ये आपके एल्वुलाई में वापस आपकी एयर जो आप एक्सहेल करने लगे हो उसके अंदर आकर ये लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इस तरह का जो सिलसिला एलिमिनेशन का होता है इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स का, मोस्ट ऑफ द इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स दे आर बेसिकली एलिमिनेटेड थ्रू द लंग्स, ठीक है। हेलोथेन और मिथॉक्सीफ्लोरेन ये दो वाहिद आपके इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स हैं जिनको आपको मेटाबोलाइज करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए आपको लिवर एंजाइम्स, वो जो CYP वाले एंजाइम्स थे सारे, वो आपको यूज करने पड़ते हैं आपको। अब एक और इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑफ मिनिमम एल्वियोलर एनेस्थेटिक कॉन्सेंट्रेशन। एक और चीज है जो बहुत ज्यादा SCQs में पूछी जाती है, इसको हम आम जुबान में मैक भी कहते हैं इसको। मिनिमम एल्वियोलर एनेस्थेटिक कॉन्सेंट्रेशन होती क्या है? दिस इज डिफाइंड एज द एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन या मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द रिस्पॉन्स टू अ स्टैंडर्डाइज्ड पेन स्टिमुलस इन 50% ऑफ द पेशेंट्स। ये डेफिनेशन है, ये तुम लोगों को ऐसे ही रटनी पड़ेगी। इसको अगर समझने की कोशिश करना चाहते हो तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपके पास 10 मरीज हैं, ठीक है, और आपने एक गैस उनको दी, चलो नाइट्रस ऑक्साइड ले लेते हैं, आपने नाइट्रस ऑक्साइड उनको दी एज एन एनेस्थेटिक टू रिड्यूस पेन, ठीक है। आप ये क्या होगा कि 50 उन 10 में से 5 के अंदर
जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन एल्वुलस के अंदर उस गैस की रिक्वायर्ड होती है जिस पर पेशेंट को पेन का रिस्पॉन्स आना बंद हो जाए, उसको हम मिनिमम एल्वुलर एनेस्थेटिक कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। इसको इसी तरह तुम लोगों को अनफॉर्चुनेटली रट्टा लगाना पड़ना है, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि हर गैस जो एनेस्थेटिक होती है उसका अपना अपना मैक होता है। ये देखो मिनिमम एल्वुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड का ये है, डेसफ्लोरिन का 6.5, सेवोफ्लोरिन का 2, आइसोफ्लोरिन का 1.4, ठीक है। लेकिन ये तुम लोगों से पूछा जा सकता है कि मैक होता क्या है, ठीक है, और इनमें से कौन सी जो गैस है दैट इज मोर इफेक्टिव in eliminating pain या in producing analgesia या in producing anesthesia when it comes to MAC, तो उसमें आपको ऑब्वियसली मेथॉक्सीफ्लोरेन है, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में होगी और सबसे कम है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स काम क्या करते हैं, इफेक्ट्स क्या आते हैं? सबसे पहले जो सब आम बात है, सबको पता है, कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो ये है कि इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स के कुछ इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। उसमें जो सीएनएस इफेक्ट्स हैं, दे आर द मोस्ट मार्क्ड एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। नंबर वन, ब्रेन मेटाबॉलिक रेट आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वास्कुलर रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाती है ब्रेन के अंदर, ठीक है। ब्लड जरा थोड़ा रिलेटिवली इजीली फ्लो करता है और सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाती है आपकी। तो ये तीन चीजें आपके सीएनएस इफेक्ट्स में आती हैं, ठीक है। ये एज इट इज तुम लोगों को याद करनी पड़ेगी, बिकॉज ये आपको इफेक्ट आ सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी, एन्यूमरेट द सीएनएस इफेक्ट्स ऑफ आइसोफ्लोरेन या नाइट्रस ऑक्साइड। हैं तो दोनों ही इनहेल्ड एनेस्थेटिक हैं आपके, तो उसमें ये चीज आपने लिखनी है कि ब्रेन का मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज कर देते हैं, वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, ठीक है, और सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड इफेक्ट्स, और ये इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर एक, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है आपका। ये बहुत मैसिवली नहीं, लेकिन काफी हद तक ये आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर देता है, ठीक है। किडनी और लिवर को जाने वाला जितना ब्लड होता है उसकी अमाउंट ये थोड़ी कम कर देता है, बिकॉज इनका काम होता है ज्यादातर एलिमिनेशन का। तो ये जब आप इसको एडमिनिस्टर करते हैं इनहेल्ड एनेस्थेटिक को, तो उसकी जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो भी नेचुरली थोड़ा सा कम हो जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज कि इट डिप्रेसेस मायोकार्डियल फंक्शन। यही वजह है कि एनेस्थीसिया की जो भी गैसेस होती हैं, इनहेल्ड गैसेस होती हैं, दे आर रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स जिनका कोई कार्डियक इशू चल रहा होता है, जिनको कोई एमआई या आईएसडी चल रहा होता है, उसके अंदर फिर हम जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स हैं वो बहुत एहतियात से देते होते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स क्या होते हैं? टाइडल वॉल्यूम और मिनट वेंटिलेशन जो है वो डिक्रीज कर देता है ये, ठीक है। देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन द आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन, और साथ ही साथ वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया जो होता है वो भी डिक्रीज कर देता है। हाइपोक्सिया इज बेसिकली अ लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन टू द टिश्यूज। तो जब हाइपोक्सिया होता है तो वेंटिलेटरी रेट जो है रिफ्लेक्स के तौर पर आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। ये उस वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स को डिक्रीज करवा देता है, ये चीज याद रखिएगा। तो तीन इसकी हेडिंग्स में आपने इसके इफेक्ट्स याद करने हैं, सीएनएस के अंदर, सीवीएस के अंदर और रेस्पिरेटरी के अंदर। सीएनएस के अंदर मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज कर रहा है, वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, और ब्लड फ्लो जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है उसको बढ़ा रहा है। जो आपके सीवीएस के इफेक्ट्स होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाता है, लिवर और किडनी को ब्लड फ्लो डिक्रीज करवा देता है, जबकि मायोकार्डियल फंक्शन जो है उसको डिप्रेस करता है या डिक्रीज करता है उसको। रेस्पिरेटरी के अंदर ये चीज याद रखें कि इट कॉजेज अ डोज डिपेंडेंट डिक्रीज इन द टाइडल वॉल्यूम, और मिनट वेंटिलेशन भी डिक्रीज करवाता है। देयर इज हाउएवर एन इंक्रीज इन द आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन। तो ये थोड़ा सा आपको टुवर्ड्स हाइपोक्सिया जो है वो उस स्टेट में आपको थोड़ा सा लेकर जा रहा है। ये जो सवाल है ना, इफेक्ट्स ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, ये एज इट इज प्रॉफ में आता होता है, पास पेपर्स में भी आया हुआ है, और मैंने बहुत दफा ये देखा है कि सीएनएस में जब भी टेस्ट होता है और अगर आपको एनेस्थेटिक के ऊपर सवाल आया तो ये जरूर आता होता है। इतना सिंपल कर देने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली बच्चे इसको गलत करते हैं। जहां तक टॉक्सिसिटी ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स का ताल्लुक है, तो उसमें देयर हैज बीन सीन के पोस्ट ऑपरेटिव हेपेटाइटिस, हालांकि बहुत कम होता है ये, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव हेपेटाइटिस देखा गया है। रीनल इनसफिशिएंसी देखी गई है। अभी हमने पीछे बात की है कि देयर इज अ डिक्रीज टू द किडनी,
तो उसमें नेचुरली अगर एनेस्थीसिया ज़्यादा हो जाए तो दैट विल कॉज रीनल फेलियर, ठीक है। और अगर बार बार कोई किसी को नाइट्रस ऑक्साइड का जो है वो एक्सपोजर मिल जाए तो वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी डेवलप कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स के अंदर हमने कहा था कि जब कोई एक्सटेंसिव हम सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी साथ में दे देते हैं उसको, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स टू इफेक्ट मसल रिलैक्सेशन। जिन मरीजों के अंदर आप न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज के लिए दे देते हो, क्या नाम है इसका, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, अभी हमने पीछे ही वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के अंदर हमने वो जो है ड्रग पड़ी थी, बाल मुझे भी उसका नाम नहीं याद आ रहा, मैं यहाँ साइड पे लिंक लगा दूंगा उसका, तो वो तुम लोग देख लेना। लेकिन ये पेशेंट्स जो होते हैं दे डेवलप मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। सक्सिनाइल कोलिन जब आप देते हो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग के लिए तो उसमें चांसेस होते हैं मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया डेवलप करने के, कि उसके अंदर मैसिव कैल्शियम की जो होती है रिलीज होती है मसल के अंदर, और मसल का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब आ जाते हैं इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ सेपरेट हेडिंग्स के अंदर जो है वो इनको हमने डिवाइड किया हुआ। सबसे पहले उसमें आ जाता है प्रोपोफोल, ठीक है। इसके ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। प्रोपोफोल जो होता है दिस प्रोड्यूसेस एनेस्थीसिया एक्सट्रीमली रैपिडली, और इसका फायदा ये भी है कि इसमें एनेस्थीसिया से रिकवरी जो होती है ये भी काफ़ी तेज़ होती है। साथ में ये एंटी एमेटिक भी होता है कि इसके अंदर पेशेंट जो होता है वो उसके वॉमिट आउट करने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। आईसीयूज में, सीसीयूज में, या जिन कंडीशंस के अंदर आपको प्रोलॉन्ग सिडेशन चाहिए होती है, हार्ट का अगर कोई उसका ऑपरेशन हुआ है या कुछ ऐसा मसला हुआ है तो उसके अंदर भी आप ये प्रोपोफोल दे सकते हैं। लेकिन ये हाइपोटेंशन जो है वो कॉज करवाता है, और इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको लिवर एंजाइम्स के अलावा आपको लंग्स की भी जरूरत पड़ती है इसको निकालने के लिए, ठीक है। बार्बिचुरेट्स आ जाते हैं नंबर 2 पर इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स के तौर पर। मोस्टली बार्बिचुरेट्स और प्रोपोफोल के ऊपर ही आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। बार्बिचुरेट्स के अंदर आपका थियोपेंटाल और मेथोहेक्सेटोल है, ठीक है। और इन यूजुअली जो होता है ये शॉर्टर एनेस्थेटिक प्रोसीजर्स के लिए जो है वो इसको दिया जाता है, और इसका जो मेन होता है टर्मिनेशन होती है जो इसकी, वो ये होता है कि जो जितने भी टिश्यूज यहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, ठीक है, ये उनको चला जाता है, जैसे आपका लिवर हो गया, आपके किडनीज हो गए, ठीक है। लेकिन वही बात ना कि इसके लिए भी आपको हेपेटिक मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़रूरी है। बार्बिचुरेट्स का प्रॉब्लम ये है कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशेंट्स होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से मतलब है कि ये आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस चांसेस हैं कि अगर इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाए तो ये उसको स्नब कर देता है, विच कैन अल्टीमेटली लीड टू डेथ, ठीक है। ये प्रोपोफोल पे हमने बात कर ली, ठीक है। बार्बिचुरेट्स पे बात होगी। बेंजोडाइजेपीन्स भी दिए जाते हैं, लेकिन ये इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स के साथ दिए जाते हैं, और इनका जो इफेक्ट होता है दैट्स रिलेटिवली स्लोअर, लेकिन इनका जो फायदा होता है वो ये होता है कि ये ज़्यादा लंबे अरसे तक काम करते हैं। केटामीन क्या चीज़ होती है, मैं बार बार केटामीन का नाम ले रहा हूँ। केटामीन में याद रखिएगा कि केटामीन कॉजेज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, ठीक है। मरीज अपने होश में होता है, उसको पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, उसको पेन बिल्कुल नहीं फील होती, और उसको जो है वो ही ऑल्सो हैज एमनीजिया, मतलब ही वोंट बी रिमेम्बरिंग मच के उसको हुआ क्या, ठीक है। केटामीन बेसिकली है क्या, इट्स अ केमिकल कंजीनर ऑफ फिनाइल साइक्लिडीन, ठीक है, पीसीपी, एंड इट इनहिबिट्स एनएमडीए ग्लूटामेट ट्रांसमिशन। मैंने पहले भी बात की थी कि ये आपका एनएमडीए इनहिबिटर होता है, ये देखो, effects by antagonism of the action of the excited neurotransmitter glutamic acid on N-methyl dispartate receptor, which is NMDA, ठीक है। Dissociative anesthesia, ये एमसीक्यू बड़ा बेट एमसीक्यू है, किसी which of the following causes dissociative anesthesia, ठीक है, that is ketamine and it inhibits NMDA glutamate transmission, ठीक है। और इसके अलावा ये सीवीएस स्टिमुलेंट भी होता है, ठीक है, ये इसकी टॉक्सिसिटी है, एंड इट कैन आल्सो कॉज एन इंक्रीज इन द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। दिस कंक्लूड्स आवर जनरल एनेस्थेटिक्स।